अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंडियन नाउ मैं हूँ वली सरवर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे। सबसे पहले लाखों करोड़ों अरबों दुरूद सलाम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस पर। सबसे पहले हम बात करेंगे जी कराची की सियासी सूरत-ए-हाल और उससे जुड़ा है मंज़रनामा सियासत का यानी कि पाकिस्तान की सियासत का। और जहाँ अभी तक ये कन्फर्म ही नहीं हो रहा था कि जी कौन किसने हुकूमत बनानी है, किसने नहीं बनानी। इतने में मौलाना साहब ने एक पेंडोरा बॉक्स खोल दिया और उस पेंडोरा बॉक्स से बहुत सारी बातें हैं जिस पे बात हो रही है। आज बहुत बड़ा एक एहतजाज किया गया एग्जाम शोरों के करीब और वहाँ जो है मीडिया वालों ने एहतजाज किया था, इसमें हाफ़िज़ नईम ने भी शिरकत की और बहुत बड़ा वो एहतजाज था, लेकिन उसमें उससे ज़्यादा बड़ी बातें की गई हैं, जिसकी बड़ी धूम है इस वक़्त। उसमें इन सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ साहब की तजज़ियाकार अनीस मंसूरी साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे अनीस मंसूरी साहब? सबसे पहले मैं अगर ये कहूँ कि मौलाना साहब ने अचानक से सब कुछ कहा है, एक प्लानिंग नज़र आ रही है आपको उनकी और जो जिनके साथ वो रहे हैं, जो उन्होंने बयान दिया कि जी अदम एतमाद की तहरीक में फैज़ हमीद और बाजवा साहब के कहने पर हुई। इस बयान से उनके सारे जो इत्तेहादी माज़ी में रहे हैं, सब नाराज़ हैं, सिवाय खान साहब के और खान साहब के तो ज़ाहिर है एक नज़रिए को, बयानिए को तक़वियत मिल गई। वजह क्या है ये बयान देने की? बहुत शुक्रिया अली। देखिए वो आलिफ ने कहा था बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ कुछ तो तो है है जिसकी पतादारी और है। ये किस चीज़ की पतादारी थी जो उन्होंने बयाँ किया है? देखिए मौलाना फजल रहमान ने और इमरान खान ने दोनों ने बहुत ही ज़बरदस्त शातिराना कार्ड खेला है। अच्छा, दोनों ने मिलकर? दोनों ने अलग-अलग लेकिन दोनों ने मिलकर। सही अब किस तरह से मिलकर? मौलाना को मालूम है कि इस वक़्त उनके पास कुछ भी नहीं है। खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए बहुत कुछ पड़ा हुआ है। तो मौलाना ने ये किया कि यार देखें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी हमेशा उसे डिच करती रही है। तहरीक सारी मौलाना ने चलाई, लोग मौलाना देते रहे और पीडीएम बनी तो सारा फ़ायदा जो है वो इन दोनों को नहीं, मिला। लेकिन मौलाना ने 4 वज़ारतें तो फिर भी पकड़ ली थी। बढ़िया वज़ारतें। देखिए मौलाना ने पकड़ी थी लेकिन मौलाना को वो स्टेटस तो नहीं मिला ना। अच्छा, मौलाना की यानी कि ख़्वाहिश ये है कि सदर बन जाएँ या वज़ीर-ए-आज़म बन जाएँ? नहीं, मौलाना की ये ख़्वाहिश नहीं थी कि मौलाना ताकत का महवर रहना चाहते हैं। ताकत का महवर रहना ही बहुत बड़ा कमाल होता है। अब मौलाना क्या बात उठा रहे हैं ज़रा ये बात समझिए। तो आपको समझ में आ जाएगा। मौलाना कह रहे हैं कि भाई अगर 9 मई हुआ था और ये सारे गद्दार थे, तो इनको सिर्फ़ खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत क्यों दी जा रही है? सब जगह क्यों नहीं दी जा रही? अच्छा, सही है? या दी सब जा रही क्या मतलब? बस मतलब लोगों ने वोट डाल दिए, नहीं, नहीं, बात नहीं, खत्म हो गई? नहीं, आप बात समझिए ना। मौलाना ये इशारा करना चाहते हैं कि दरहकीकत ये सारा डील का नतीजा है। और अच्छा, डील कर दी है। हाँ, मौलाना इशारा क्या कर रहा था? पंजाब में मुस्लिम लीग नून हार गई थी। अब तहरीक-ए-इंसाफ क्योंकि बड़ी तादाद में पंजाब से जीत गई थी। तो अब उसे हिसाब बराबर करने के लिए कि पंजाब उसे ना मिले, उसे खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत दी जा रही है। अच्छा, बआसानी। बआसानी। किसके साथ मिलके बनाएँगे? जमात से अकेले ऐलान अकेले कर दिया, अकेले नहीं, वो अकेले ही बहुत मौलाना है। के साथ मिलकर बनाएँगे, नहीं, अकेले ही शहबाज बहुत के है। साथ मिलके नहीं, मिलके से मुराद मेरा ये था कोई पार्टी तो जॉइन करनी पड़ेगी ना। वो तो कोई भी पार्टी का नाम दे सकते हैं, अपना आज़ाद में भी चल सकते हैं, वो कोई अच्छा, ऐसा इश्यू आतफ नहीं है। शहबाज की पार्टी हो, मौलाना साहब की वो पार्टी हो, किसी के कोई साथ भी भी हो हो, वो सकती है। किसी के लेकिन ठीक है। उन्होंने खेल क्या खेला? मौलाना ये कहते हैं कि यार अगर तुमने नवाज़ शरीफ को बचाने के लिए नवाज़ शरीफ ने अपनी डील करके सही है, इन्हें हमारे ऊपर डाल दिया। तो अब वो कह रहे हैं जब तुम मेरे साथ डबल खेल रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ क्यों ना खेलूँ? अच्छा, समझ में आई बात? अच्छा, अच्छा। तो उन्होंने कहा कि यार तुमने मतलब अगर देखिए जिस तरह कराची में क्या हुआ? कराची में जब पीटीआई सब जगह से लेने लग गई सीट्स तो उस वक़्त तक एमक्यूएम यहाँ पर हार रही थी। लेकिन हमेशा से मैं कहता रहा कि यहाँ की नेशनल सीटों का फैसला बाद में होगा। तो उन्हें फिर एमक्यूएम को 17 देनी पड़ गई। सही है? 17 एमक्यूएम को देनी पड़ गई। एमक्यूएम आज ही कहा है मुस्तफा कमाल ने कि हम तो माज़ी में भी लेते रहे हैं और हमने तो इतने जलसे किए, इतनी मेहनत की जब 17 मिली हैं, बाकी लोगों को क्यों सीटें यहाँ मिल जाती? अरे किया क्या है कराची उससे के बड़े लिए? जलसे जमात इस्लामी ने किए। अच्छा, उनसे बड़े जलसे टीएलपी ने किए। सही है ना? वो तो रहने दीजिए ना बात सारी को। वो असल मौलाना को दर्द ये है तो मौलाना ने कहा आप कार्ड खेलो। अब मौलाना ने इतने शातिर तरीके से कार्ड खेला कि उन्होंने तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ हाथ बढ़ा दिया। गुफ्तगू में अगर आप भाजपा की मुखालफत करते हैं तो कार्ड आपकी तरफ तो बहुत आ जाएगा। वहां से इमरान खान को पता चला कि यार ये इनका इत्तेहाद टूट रहा है और मौलाना अगर आ जाता है तो मौलाना का मतलब हो गया कि बाकी सबकी तो क्या इतनी मौलाना को ऐसा देंगे इमरान खान जो मौलाना राज़ी हो जाएँगे? नहीं मौलाना को कुछ ना भी दे देखिए अच्छा, कुछ ना अगर भी दें? अगर अगर देखिए मौलाना को कुछ ना भी दे अगर तहरीक इंसाफ दोनों के दरमियान अगर ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं तो आप देखिए कि अब जो पीडीएम बची है या जो अब इत्तेहादी हुकूमतें कायम हो रही हैं उनमें से किसी के पास भी इतनी स्ट्रीट पावर नहीं कि कोई बड़ी चीज क्रिएट कर हाँ, ये सके दुरुस्त है। स्ट्रीट पावर एक तरफ शिफ्ट हो गई स्ट्रीट पावर टोटल अपोजिशन की तरफ शिफ्ट हो गई तो अब ये एक बहुत बड़ा तरीका था और इमरान खान ने इस मौके का फायदा उठाया और जिसे वो डीजल डीजल कहा करते थे फौरी तौर पर उनसे कहा गया कि डीजल के रेट बढ़ा दो सही है
मतलब आप तरीका समझे ना, तो अच्छा, उन्होंने डीजल डीजल कहा करते थे, तो आज मुस्तफा कमाल साहब ने कहा कि यार कुछ शर्म होती है, इतने यू टर्न, मतलब कल तक आप उसके बारे में क्या कुछ कह रहे थे, कम से कम माफी तो मांग ले पहले कि हमने यार डीजल कहा, बहुत कुछ कहा, 2 नंबर 4 नंबर जो भी कुछ कहा, आज अगर आपने उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया है तो बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि मुस्तफा कमाल साहब ने भी बहुत कुछ कहा है बहुत सारे लोगों के बारे में। तो मुस्तफा कमाल के बराबर में रॉक एजेंट बैठा हुआ था, जिनको रॉक खालिद एजेंट मखदूम कहते सिद्दीकी थे, साहब, और खालिद मखदूम सिद्दीकी को रॉक एजेंट नहीं कहते थे। तो वो उसने माफी खलवत मांग में लेते। कोई माफी मांग ली। नहीं नहीं, खलवत में नहीं ना। वो एदावर इल्जाम हशर, लगाए मीडिया पे। एदावर हशर मेरा नाम है अमल ना दे, इसमें चंद पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। खलवत में भी तासीर जिन्हें ना देखा था, महफिल गैर में अब वो सरेआम आते सरेआम हैं। आते तो हैं। अब जो सरेआम आ रहे हैं, तो जब सरेआम है, आपने सरेआम इल्जाम लगाया था तो कहते थे, तो यहाँ तो बड़ा बड़ा इल्जाम लगा था ना। वो साथ ही एक और बैठे हुए थे, उनको कहते थे इतने बड़े मुंह वाला, वगैरह वगैरह ख्वाजा वगैरह। साहब की बात कर रहे हैं हम। तो वो तो देखिए मुस्तफा कमाल साहब तो इस वक्त अपनी लेकिन सीटें वो कह रहे हैं, देखें सीटें हमें इसलिए मिली हैं कि हमारा ताल्लुक है एमक्यूएम से और हमारा ताल्लुक है कराची से और हमने यहाँ मेहनत की है, माजी हमारा गवाह है, हमारे पास सीटें आती रही हैं, अभी भी 3 सीटें तो कम आई हैं। आह, दिल को खुश करने के लिए गाली का ख्याल अच्छा है, रहने अच्छा, वो दीजिए जो ना। न्यूज बन रही थी मैं सुन रहा था, किसी ने कहा कि एमक्यूएम को सीटें इतनी, बाद आखिर में जाके तो एमक्यूएम ने मना कर दी मजीद सीटों से, लेकिन वो मजाक की बात। वो जो है ना सईद गनी साहब ने कहा। अच्छा, सईद गनी साहब ने कहा कि ये तो इन्होंने कैंडिडेट खड़े कम की, अगर ये पूरे पाकिस्तान में कैंडिडेट खड़े करते तो दो ताई अक्सरियत मिल गई इनको। सही है। तो ये है, तो सईद गनी साहब ने यानी मना एमक्यूएम किया। का नजरिया इतना फैल गया था और एमक्यूएम नजरिए से लोग इतना मुतासिर हैं कि सीट तो मिलनी थी। अब ये पता नहीं नजरिए से है या किसी और से है, लेकिन देखिए सीट तो उन्हें वो अभी उन्होंने कहा बड़ी अहम जुमला, देखिए पीर पगारा साहब ने भी बड़ा अहम जुमला कहा। अच्छा नहीं, पीर बगारा में आता हूँ, पीर बगारा साहब की बात इसलिए करना चाह रहा हूँ कि आज जो इतना बड़ा उन्होंने इज्तिमा किया है और वहाँ पर पीर बगारा साहब भी थे, याकूब जदोई साहब भी थे, हाफिज नईम थी, सायरा बानो साहिबा थी। बगारा साहब ने एक खतरे की घंटी जो बजाई है, मैं समझता हूँ, जहाँ उन्होंने इतनी बात की कि 2.5 महीने पहले इंतखाबात के रिजल्ट आ चुके थे, बिक चुका था, पता चल चुका था कौन जीतेगा कौन हारेगा, कि कम इल्जाम नहीं, लेकिन साहब ने उन्होंने ये कहा कि अब जो कोई भी हुकूमत बनेगी वो लंबी तो चल नहीं सकती 6-8 महीने की, लेकिन साथ साथ ये भी उन्होंने खबरदार किया कि हो सकता है खुदा न खास्ता मार्शल लॉ लग जाए, इमरजेंसी लग जाए। लगता है आपको ऐसी सिचुएशन? दो बातें बड़ी हैं। देखिए ये इल्जामात तो लगते रहे ना कि धांधली हुई, धांधली हुई, धांधली हुई। मगर देखिए पीर पगारा साहब का ये इल्जाम कि इलेक्शन बिक गया था, बहुत बड़ी बात। ये बहुत 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 बड़ा इल्जाम है। बस देखिए सीरियस लिया जाए ना लिया जाए इसको। सीरियस, बिल्कुल सीरियस लेना पड़ेगा। जब आप ये बात करते हैं कि जनाब चले धांधली हो गई, किसी ने अपने पसंद जहाँ जिसको मौका मिला डाल दिया वोट, हाँ, सही बात है। मन पसंद, लेकिन जब आप ये इस्तेमाल करते हैं ना, बिक गया है, तो फिर इसका मतलब है आपको ये बात देनी पड़ती है कौन खरीदार कौन है, सही है, बेचने वाला कौन है। देखिए और पीर पगारा एक संजीदा सियासतदान है। पीर पगारा अमूमी तौर पर इस तरह की गुफ्तगू नहीं करते हैं। पीर पगारा अवामी इज्तिमात में कम आते हैं। सर कैंपेन नहीं चलाई, वो कह रहे हैं मैंने इसलिए कैंपेन नहीं चलाई, कॉर्नर मीटिंग नहीं की, जलसा नहीं किया, जलसों के लिए उन्होंने कहा जी 8-10 करोड़ चाहिए होते हैं, वो नहीं मेरे पास। दूसरी बात कि जब मुझे पहले ही पता चल गया था 2.5-3 महीने पहले कि कौन जीतना है कौन हारना है, तो फिर मैं क्यों कैंपेन चलाता। नहीं, उन्होंने एक और बात भी की, उन्होंने कहा इसके जरिए हमने एक्सपोज कर दिया कि अच्छा, जो एक्सपोज कर दिया कि देखिए ये हो क्या रहा है मामला। अच्छा अच्छा, हाफिज नईम क्यों पहुंचे वहां? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी, अब मुस्तफा कमाल साहब ने भी कहा भाई ये कभी तो ये, अच्छा उन्होंने मुस्तफा कमाल साहब ने भी कहा कि साजिद हक को तो ये कराची आने नहीं दे रहे, वो बेचारा इस्तीफा दे के वहां बैठा हुआ है। और ये नईम उल्लाह के हाफिज नईम साहब अजीब आदमी है, कभी ये इमरान खान के पीछे, कभी अल्ताफ हुसैन के पीछे, कभी फलाने के पीछे, कभी नवाज शरीफ के पीछे, ये अजीब मतलब मुंतशिर टाइप का आदमी है। देखिए हाफिज नईम साहब, हाफिज नईम का वैसे लीडर है कौन? देखिए हाफिज नईम साहब के लीडरशिप जमात इस्लामी है। अच्छा, अब वो जमात को नहीं छोड़ेंगे और जमात उनकी बेस है। मुतासिर और लोगों से भी है वो। नहीं नहीं, मुतासिर नहीं है। देखिए जब आप किसी के इज्तिमा में जाते हैं तो आप बात करते हैं कि आप हमारे बड़े हैं, सही है। अब वो अल्ताफ हुसैन साहब ने इनकी हिमायत की थी, तो उस हवाले से एक बयान सामने आ गया था कि अच्छा, ये एमक्यू इंटरनेशनल उनकी हिमायत कर दी, अब मैं सुन रहा हूँ कि पीटीआई एहतजाज करने जा रही है, उसकी भी उन्होंने हिमायत की है। तो ये जमात की भी हिमायत और एक तरफ हम देख रहे हैं इनकी भी हिमायत, पीटीआई वालों की भी हिमायत, ये एक तरफा हिमायतें चल रही हैं, दोनों तरफ ताली बज रही है। नहीं, देखिए इस वक्त जो एमकेएम लंदन जो है इंटरनेशनल जिसे आप कह रहे हैं, उसकी कोशिश ये है कि वो हर उस खबर का हिस्सा है जो इस वक्त चल रही है। देखिए उन्होंने भी इस वक्त इलेक्शन में हिस्सा लेकर, बहरहाल उन्हें मालूम था कि क्या होगा, लेकिन उन्होंने भी धांधली का इल्जाम आयद कर दिया। तो इलेक्शन का सिलसिला जो है वो एक तो उनका, दूसरा जो हम बात कर रहे थे कि हाफिज नईम रहमान ने इस इलेक्शन के जरिए अपने कद को बढ़ा किया है। कोई माने ना माने सही उसकी बात, उसका सही बात, इकरार सही है। बात। देखिए हाफिज नईम ने अपने आप को इस सियासत के जरिए कराची से अपने आप को ऊपर लेकर ऊपर गया। ले आए। दूसरी बात हाफिज अगले नईम
हाफिज नईम साहब जो है ना मेरे जमात भी हो सकते हैं, 3 बंदों के बिल्कुल नाम उनका बिल्कुल नाम बिल्कुल शामिल है। बिल्कुल हाफिज नईम साहब जो है वो मज़ाहिमत के हर उस जगह पर खड़े हो जाते हैं कि जहाँ उन्हें मौका मिल रहा हो। ये एक सियासतदान का एक काम होता है। अगर आप देखें हाफिज नईम साहब कोई कराची में मुजाहिरा हो रहा होता है, किसी के साथ इन मसला तमाम होता है। मुज़ाहिरों से मैं चाहता हूँ कि लोग कम से कम करके ज़्यादा से मुस्तफ़ीज़ हों लोग आपकी बातों से। इन मुज़ाहिरों से वो जीडीए वाले करें, हाफ़िज़ नईम करे, इंटरनेशनल वाले कर लें, पीटीआई वाले कर लें, कोई नतीजा निकलने की आपको उम्मीद है? देखिए नतीजा नहीं निकलेगा। अच्छा, नतीजा नहीं निकलेगा। देखिए इस वक़्त दबाव बढ़ेगा गवर्नमेंट पर? देखिए इस वक़्त सब लोगों का इल्ज़ाम किस पर है? दरहकीकत सब लोग ये बात कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को इस सारे मामलात से दूर रहना चाहिए, सियासत के अमल से दूर रहना चाहिए। ये बात हम 1958 से सुनते आ रहे हैं। 1958 से पहले उनका ताल्लुक 1956 क्या है सियासत से? खामख़ा क्यों बदनाम कर रहे हैं ये सियासी नहीं, नहीं, जमातें अपने को? 1956 से हम ये बात इल्ज़ाम सुनते हुए आ रहे हैं। 1956 में सिकंदर मिर्ज़ा के जो सारे मामलात हुए थे, उस वक़्त से हम सुनते हुए आ रहे हैं। कुछ रियलिटीज़ हैं हमारे यहाँ की। हमें उन सबको उन रियलिटीज़ को तस्लीम करना चाहिए और हमें उन बातों को समझना चाहिए कि हम चाहे जितनी भी बात कर लें पावर कॉरिडोर्स जो भी हैं, चाहे पार्लियामेंट है, अदलिया है, इंतज़ामिया है, कोई भी है, हमें उन तमाम पावर कॉरिडोर्स को तस्लीम करना चाहिए। हाँ, अलबत्ता ये है कि हर एक पावर कॉरिडोर को अपनी एक हद में रहना चाहिए। जब तक ये मामलात हल नहीं होंगे, हम हर बार इलेक्शन करेंगे, हम इल्ज़ाम लगाते रहेंगे। पहले किसी ने अदलिया पर इल्ज़ाम लगा दिया क्योंकि वो पावर कॉरिडोर उधर से ज़्यादा तेज़ हो गया था, तो ये इल्ज़ामात लगते रहेंगे। अच्छा, ये तमाम जो एहतजाज कर रहे हैं, तमाम पार्टीज़ के हमने नाम ले लिए, सब एहतजाज कर रहे हैं। जीतने वाला भी एहतजाज कर रहा है, हारने वाला भी कर रहा है। आफ़ाक अहमद साहब यानी महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन, उनका भी एहतजाज प्रेस क्लब के सामने हमने देखा 2-3 दिनों से हो रहा है। उनके भी मखसूस लोग जाते हैं और एहतजाज करते हैं और आ जाते हैं। तो ये कराची की सियासत में आफ़ाक अहमद साहब भी एहतजाज कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि दूसरी जमातें भी एहतजाज कर रही हैं। तो अब कराची में अगली जो 5 साल की सियासत है, उसमें आफ़ाक अहमद साहब, उसमें एमक्यूएम पाकिस्तान, उसमें एमक्यूएम इंटरनेशनल, उसमें जमात इस्लामी, इसमें पीटीआई, इन सबको आप इकट्ठा देख रहे हैं या आपको लगता है कि ये अलग-अलग ही रहेंगे, मुंतशिर ही रहेंगे? देखिए सब अलग-अलग रहेंगे, सही और अब कराची शहर के अंदर आपको आइंदा चंद दिनों के अंदर मज़ाहिमती तहरीकें ज़्यादा नज़र आएँगी। कौन क़यादत करेगा? देखिए सब सियासी जमातें अलग-अलग चलेंगी, लेकिन ये आगे चलकर कोई शक्ल इख्तियार करेगी, मगर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आइंदा हुकूमत की तश्कील के फ़ौरन बाद से कराची में मुज़ाहिरे होंगे, बेतहाशा मुज़ाहिरे होंगे और देखिए क्यों मुज़ाहिरे होंगे उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। लेकिन अब एक फ़ॉर्मूला सबके ज़हन में आ चुका है और वो फ़ॉर्मूला ये ज़हन में आ चुका है कि जनाब यहाँ पर मज़ाहिमत ही बेहतर सियासत का तरीका है। सही हुँ। और आप आपके सामने हाफ़िज़ नईम की मिसाल है उसमें, सही आपके सामने दीगर सियासी जमातों की मिसाल है। तो आपने जिस तरीके से बात की कि और जो आपका इशारा है कि क्या एमक्यूएम पाकिस्तान, महाजिर कौमी मूवमेंट, आफाक अहमद साहब की, एमक्यूएम इंटरनेशनल जो अल्ताफ हुसैन साहब की, ये किसी जगह पर एक मामला होकर कोई एक तरफ जा सकता है, ऐसा मुमकिन नहीं है। इस वक़्त इसलिए मुमकिन नज़र नहीं आ रहा कि ये एमक्यूएम पाकिस्तान जो है, वो मुकम्मल तौर पर इस वक़्त एक शहर में है और वो शहर जो है एमक्यूएम का गवर्नर है सिंध में और बदस्तूर ये रहेगा या आपके पास कोई खबर है कि कोई तब्दीली आनी है? छेड़ रहे हैं। उनको डॉक्टर आसिम साहब बार-बार छेड़ रहे हैं, सही अच्छा, नाम और दिया डिसऑर्डरिंग जानबूझ के? और हाँ, हाँ, वो छेड़ रहे हैं उसको और कोई कोई वजह नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है एमक्यूएम मेरे पास इत्तला ये है कि एमक्यूएम को कि कुछ लोग एमक्यूएम के बहुत मख़सूस लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस करना चाहते हैं एक सिंध में। अच्छा। ये मैं आपको बहुत अंदर की खबर दे रहा हूँ और उस हवाले से उन्होंने कुछ बातचीत भी की है। और आज दिन जुमे का है और हफ़्ते के रोज़ भी इस हवाले से एक मुलाकात होनी है। कुछ पैगाम जाने आने हैं। तो मेरी इत्तलात ये हैं बहुत बाख़बर ज़राए से कि ये भी एक कोशिश हो रही है। अभी कितनी कामयाब होती है, नाकाम होती है वो एक अलग बात है। लेकिन ये कोशिश हो रही है एक और बड़े संजीदा हलकों की तरफ से बड़े हो रही है। संजीदा हलकों की जानिब से कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन मुख्तसर व्लॉग हमने किया और कोशिश की है आपसे पूरे पाकिस्तान का मंज़रनामा आपके सामने रखें, बिलख़ुसूस कराची का। और जो अनिस मंसूरी साहब ने जो बात की ना आखिरी जो जहाँ ख़त्म किया कि एमक्यूएम हुकूमत में शामिल हो सकती है, सिंध के साथ बात हो रही है। इस पर मज़ीद भी डिटेल से अगले व्लॉग में इंशाअल्लाह आपसे बात करेंगे और ये भी बताएँगे आपको कि अगला मंज़रनामा कराची का क्या हो सकता है। सबसे बड़ी पार्टी बनकर जो सामने आई है, तो बाकी सियासी जमातें इसको तस्लीम तो नहीं कर रही, लेकिन क्या इस तरह चलता रहेगा मामला? इनके वफ़ाक में भी होगी, सिंध में भी होगी या सिंध में अपोज़िशन बढ़ जाएगी, सिर्फ़ वफ़ाक में होगी या वफ़ाक में भी कोई तब्दीलियाँ आनी है? इस पर इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में बात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। मिलने के बाद।